नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में, गुर्जर प्रतिहार वंश की उत्पत्ति के बारे में। गुर्जर प्रतिहार कौन थे? राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार के बारे में डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार जोधपुर के शिलालेखों से प्रमाणित होता है कि प्रतिहारों का अधिवासन मारवाड़ में लगभग 6ठी शताब्दी के द्वितीय चरण में हो चुका था। उस युग में राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है वो गुर्जरता कहलाता था। इसलिए प्रतिहारों को गुर्जरेश्वर कहा जाने लगा और बाद के अधिकांश शिलालेखों में उन्हें गुर्जर प्रतिहार के नाम से संबोधित किया जाने लगा। राष्ट्रकूट और पालवंशी नरेश भी प्रतिहारों को गुर्जर शब्द से ही संबोधित करते थे। चीनी यात्री वेंगसांग जब भीनमाल आया तो उसने अपने 72 देशों के वर्णन में इसे कुचेलो यानी गुर्जर बताया तथा उसकी राजधानी का नाम पीलो मोलो या भीलामाल यानी भीनमाल बताया। प्रतिहार नरेशों के जोधपुर और घटियाला शिलालेखों से भी पता चलता है कि गुर्जर प्रतिहारों का जो मूल निवास स्थान है वो गुजरात था। चूंकि पश्चिमी राजस्थान और गुजरात का जो क्षेत्र है वो गुर्जरता कहलाता था और प्रतिहार वंशी यहाँ के जो शासक हुए अतः प्रतिहारों को गुर्जर प्रतिहार कहा जाने लगा। तो क्योंकि पश्चिमी राजस्थान और गुजरात का जो क्षेत्र था वो गुर्जरता कहलाता था और प्रतिहार वंशी यहाँ के शासक हुए, इसलिए प्रतिहारों को गुर्जर प्रतिहार कहा जाने लगा। एच.सी. रे के अनुसार इनकी सत्ता का जो प्रारंभिक केंद्र है वो मंडोर यानी मांडीपुर था, परंतु अधिकांश इतिहासकार इनकी सत्ता का जो प्रारंभिक केंद्र है वो अवंती अथवा उज्जैन को मानते हैं। इनके अलावा जैन ग्रंथ हरिवंश और राष्ट्रकूट नरेश अमुक का जो संचन ताम्रपत्र है और मुनत नेंसी ने प्रतिहारों की 26 शाखाओं का उल्लेख किया है, जिनकी अधीनता में राजस्थान का अधिकांश भाग ही नहीं अपितु गुजरात, काठियावाड़ और मध्य भारत और बिहार के बहुत से क्षेत्र भी इनके अंतर्गत आते थे। सबसे पहले मंडोर के प्रतिहारों के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिहारों की 26 शाखाओं में मंडोर के प्रतिहार सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण शाखा थी। जोधपुर के शिलालेख तथा घटियाला से 2 शिलालेख मिले हैं। एक 837 ईस्वी का है, दूसरा 861 ईस्वी का। इनसे मालूम चलता है कि प्रतिहारों के गुरु हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण के 2 पत्नियां थीं, एक ब्राह्मणी और दूसरी क्षत्राणी भद्रा। ब्राह्मण पत्नी से उत्पन्न संतान ब्राह्मण प्रतिहार कहलाए और जो क्षत्राणी पत्नी थी भद्रा, उससे उत्पन्न संतान जो थी वो क्षत्रिय प्रतिहार हुए। भद्रा के चारों पुत्रों भोगभट्ट, कद्दक, रज्जिल और दह ने मिलकर मंडोर को जीतकर गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की। ओझा के अनुसार हरिश्चंद्र का जो समय है वो 6ठी शताब्दी के आसपास होना चाहिए और उसके वंशजों में नागभट्ट प्रथम जो था वो पराक्रमी शासक हुआ, जो कि रज्जिल का पोता था। ये भद्रा का जो पुत्र था रज्जिल, उसका पोता था नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम ने अपने राज्य का बहुत विस्तार किया और मेड़ता को अपने राज्य की राजधानी बनाया। नागभट्ट के उत्तराधिकारियों के बारे में भी विस्तृत जानकारी नहीं मिलती है। इस वंश के 10वें शासक शिल्लुक ने वल्ल देश के शासक भाटी राजा देवराज को पराजित किया। शिल्लुक जो था वह विविध भाषाओं का ज्ञाता था, अच्छा कवि भी था। उसकी 2 रानियां भाटी रानी पद्मनी से बाउक और दूसरी रानी दुर्लभ देवी से कक्कुक नाम से 2 पुत्र हुए, बाउक और कक्कुक। बाउक ने अपने शत्रु राजा मयूर को पराजित किया तथा 837 ईस्वी की जो जोधपुर प्रशस्ति है उसमें अपने वंश का वर्णन अंकित करवाकर मंडोर के एक विष्णु मंदिर में लगवाया था। बाउक के बाद कक्कुक प्रतिहारों का राजा बना। उसने 2 शिलालेख उत्कीर्ण करवाए जो घटियाला के लेख के नाम से प्रसिद्ध है। इन लेखों से भी पता चलता है कि मारवाड़, जैसलमेर जो माड़ क्षेत्र है, बल, तमड़ो यानी मलानी क्षेत्र, अज जो मध्य प्रदेश वाला है और गुर्जरता में बहुत लोकप्रिय था। संभवतः कुछ क्षेत्रों में इसका राजनीतिक प्रभाव भी रहा हो। उसने व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहन दिया और शिल्पकारों, विद्वानों और गुणीजनों को भी आश्रय दिया। प्राप्त साक्ष्यों से मालूम चलता है कि 12वीं शताब्दी के मध्य में मंडोर के आसपास के क्षेत्रों पर चौहानों का प्रभुत्व स्थापित हो गया था, परंतु मंडोर दुर्ग प्रतिहारों की इंदा नामक शाखा के अधिकार में बना रहा। 1395 ईस्वी में इंदा प्रतिहार सामंतों ने अपने राजा हमीर से परेशान होकर राठौड़ वीरम के पुत्र राव चुंडा को मंडोर का दुर्ग दहेज में दे दिया था। संभवतः चुंडा ने इस पर अधिकार कर लिया हो और इसके साथ ही प्रतिहारों का जो प्रभाव है वो समाप्त हो गया और धीरे धीरे समूचा जो मारवाड़ था वो राठौड़ों के अधिकार में चला गया।
जालौर, उज्जैन और कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार इन्होंने मंडोर से अपना राज्य विस्तार करना शुरू किया था और उनके पूर्वज हरिश्चंद्र के समय से ही उसके वंशजों ने अपनी सुविधा अनुसार राजस्थान, गुजरात, मालवा, कन्नौज आदि क्षेत्र में बसना शुरू कर दिया और जब अवसर मिला तब इन्होंने अपने राज्य स्थापित करते चले गए। उज्जैन के प्रतिहार इसमें सबसे पहले नागवट प्रथम, जिसका शासनकाल 730 से 760 ईस्वी है। 8वीं शताब्दी के प्रथम चरण में नागवट प्रथम ने एक नवीन गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की। इसने भीनमाल पर अधिकार करके उसे अपनी राजधानी बनाया और बाद में उज्जैनी पर अधिकार कर लिया और उज्जैन उनकी शक्ति का प्रमुख केंद्र हो गया। इसके समय में सभी जो राजपूत वंश गुहिल, चौहान, परमार, राठौर, चंदेल, चालुक्य, कलचुरी, नागभट्ट प्रथम के दरबारी सामंत थे। ये सभी जो राजपूत वंश थे। नागभट्ट प्रथम के समय में सिंध की ओर से बिलोचन ने आक्रमण किया तथा अरबों ने, जो कि मलिच थे, उन अरब से नागभट्ट ने इनको पराजित किया, जिससे उसकी ख्याति बढ़ी, प्रसिद्धि हुई उसकी। और ग्वालियर प्रशस्ति में उसे नारायण और मलिच्छों का शासक भी कहा है। मलिच्छ अरब के थे। ये सिंध पर अधिकार करने के बाद भारत के अन्य भागों में अपनी सत्ता स्थापित करने चाहते थे, लेकिन नागभट्ट ने इनको पराजित कर दिया। नागभट्ट की उपलब्धियों में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो दक्षिण पश्चिम में अरब आक्रमणकारियों के विस्तार को रोकना था। कक्कुक और देवराज इसके बाद हुए, जिसका शासनकाल रहा 760 से 783 ईस्वी। नागभट्ट प्रथम के बाद उसका भतीजा कक्कुक गद्दी पर बैठा। इसके बारे में अधिक जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन और कक्कुक के बाद उसका छोटा भाई देवराज सिंहासन पर बैठा। ग्वालियर अभिलेख में इसके द्वारा अनेक राजाओं को परास्त करने का उल्लेख मिलता है, लेकिन साक्ष्यों के अभाव में ये कहना कठिन है कि उसने कौन से राजाओं को परास्त किया और इन युद्धों से उसे क्या लाभ प्राप्त हुआ, ऐसे साक्ष्य भी नहीं मिले हैं। उसके बाद वत्सराज 783 से 795 ईस्वी। देवराज की मृत्यु के बाद वत्सराज गद्दी पे बैठा और ये महत्वाकांक्षी शासक था। इसने भंडी जाति को पराजित करके मध्य राजस्थान पर अधिकार कर लिया। उसके इस विजय की पुष्टि ओसियां तथा दौलतपुर अभिलेख से होती है। वत्सराज ने ओसियां के मंदिरों का निर्माण कराया। ओसियां सूर्य और जैन मंदिरों के लिए फेमस है। इसके समय में उदयोधन सूरी ने 778 ईस्वी में जालोर में कुवल्य माल की रचना की। जैन आचार्य जीनसेन ने हरिवंश पुराण की रचना इनके समय में की। ओसियां राजस्थान में प्रतिहारों का प्रमुख केंद्र था। वत्सराज के समय से भारतीय इतिहास में कन्नौज, जिसे कान्यकुब्ज भी कहा जाता है, इसको प्राप्त करने के लिए पूर्व में बंगाल से पाल और दक्षिण से मानेकहेड के राष्ट्रकूट और उत्तर पश्चिम से उज्जैन के प्रतिहारों के बीच लगभग 1.5 सदी तक संघर्ष चला था। इसे भारतीय इतिहास में त्रिकोणात्मक संघर्ष कहा जाता है, जिसका अध्ययन हम कर चुके हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष और त्रिपक्षीय संघर्ष की जो शुरुआत की थी वो वत्सराज ने ही की थी। वत्सराज ने कन्नौज का राज जीतने के लिए बंगाल के पालवंशी राजा धर्मपाल को पराजित किया तथा वत्सराज ने कन्नौज के शासक इंद्रायुध को भी परास्त करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया। पालू के विरुद्ध सफलता प्राप्त करने के बाद वत्सराज को दक्षिण के राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव से भी लड़ना पड़ा, जिसमें वत्सराज की हार हुई और ध्रुव ने बंगाल के धर्मपाल को भी पराजित किया। राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव के वापस लौटते ही धर्मपाल ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया। धर्मपाल बंगाल का शासक तथा चक्रायुध को गद्दी पर बैठाया और ध्रुव के आक्रमण और वत्सराज की पराजय से जो उज्जैन के नवोदित प्रतिहार वंश है उसको गहरा धक्का लगा। वत्सराज को अपनी राजधानी जालोर ले जाने पड़ी, जिसको उस समय ज्वालीपुर कहते थे। कुछ विद्वानों का मानना है कि अब उसका राज्य जो था वो मध्य राजपुताना तक ही सीमित रह गया था। उसके बाद नागभट्ट द्वितीय, इसका शासनकाल 795 ईस्वी से 833 ईस्वी। ये वत्सराज का पुत्र था। इसने गुर्जर प्रतिहारों की खोई प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित किया तथा राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय के हाथों पराजित होना पड़ा, लेकिन उसके बाद भी उसने अपनी हिम्मत नहीं खोई और उसने फिर से अपनी शक्ति को पुनः स्थापित करके कन्नौज को जीता। उसने कन्नौज के संरक्षक पालवंशी नरेश धर्मपाल को पराजित करके उत्तरी भारत की राजनीति में गुर्जर प्रतिहार के वर्चस्व को फिर से स्थापित किया और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। वह एक धर्मनिष्ठ शासक था और उसने कई यज्ञों के द्वारा धर्म के महत्व की प्रतिष्ठा को बढ़ाया। वह कवियों और विद्वानों का आश्रयदाता था और उसके समय में कन्नौज जो था वो विद्या का केंद्र बन गया। निपुण सेनानायक था, पराक्रमी सैनिक था। उसने मुस्लिम आक्रमणकारियों को परास्त करके उनकी विस्तारवादी योजनाओं को विफल किया, जो कि उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
नागभट्ट द्वितीय के बाद उसका पुत्र रामभद्र जो 833 ईस्वी में कन्नौज की गद्दी पर बैठा और उसने केवल 3 वर्ष तक ही शासन किया। रामभद्र के समय में चंदेलों ने कालिंजर प्रदेश पर और मंडोर के प्रतिहारों ने गुजरात प्रदेश पर अधिकार करके कन्नौज के आधिपत्य से अपने आप को फ्री कर लिया था। भोज प्रथम, इसका शासनकाल 836 ईस्वी से 889 ईस्वी, और ये रामभद्र का पुत्र था और इसे मिहिर भोज भी कहा जाता है। ये एक पराक्रमी शासक था। इसने गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य को पुनः संगठित और शक्तिशाली बनाया। मिहिर भोज ने चंदेलों को परास्त करके बुंदेलखंड पर गुर्जर प्रतिहार की सत्ता स्थापित की। भोज ने मंडोर के प्रतिहारों को पराजित करके राजपूताना पर पुनः अपना अधिकार कायम किया, जिसकी पुष्टि 843 ईस्वी के दौलतपुर लेख और प्रतापगढ़ अभिलेख से होती है। अन्य साक्ष्यों से भी ये पता चलता है कि राजस्थान के प्रतिहार चौहान तथा गुहिर वंशी शासक मिहिर भोज के सामंतों के रूप में काम कर रहे थे और हरियाणा, पंजाब, काठियावाड़ तथा मध्य भारत के बहुत से क्षेत्रों पर इनका अधिकार था। मिहिर भोज ने राष्ट्रकूटों से भी युद्ध लड़े। प्रारंभ में मिहिर भोज को नर्मदा नदी तक राज्य विस्तृत करने में सफलता मिली, परंतु बाद में राष्ट्रकूटों के गुजरात के सामंत जो ध्रुव द्वितीय ने मिहिर भोज को हरा दिया। भोज ने फिर से आक्रमण किया और गुर्जर प्रतिहार अभिलेखों के अनुसार भोज इसमें विजयी रहा और राष्ट्रकूटों के अभिलेखों के अनुसार राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण द्वितीय विजय रहा। तो गुर्जर प्रतिहार के अभिलेखों में तो भोज को जीता हुआ बताया, लेकिन राष्ट्रकूटों के अभिलेख में राष्ट्रकूट नरेश को इसमें विजयी बताया है। ग्वालियर अभिलेख में उनकी उपाधि आदिवराह मिलती है, भोज की उपाधि। दौलतपुर अभिलेख में मिहिर भोज को प्रभास कहा है। ये कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा हुआ है। इनके समय में प्रचलित चांदी और तांबे के सिक्कों पर श्री मदावदी वराह अंकित मिलता है। महेंद्रपाल प्रथम 885 ईस्वी से 910 ईस्वी। स्कंद पुराण के अनुसार मिहिर भोज ने अपने पुत्र महेंद्रपाल को गद्दी सौंपकर सिंहासन को त्याग दिया था। महेंद्रपाल ने गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य की यथास्थिति को बनाए रखा। महेंद्रपाल का आश्रित कवि राजशेखर था। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्वसाल भंजिका, बाल भारत, बाल रामायण, हर विलास और भुवन कोश की रचना की। इन्होंने अपने ग्रंथों में महेंद्रपाल को रघुकुल चूड़ामणि, निर्भय नरेश, निर्भय नरेंद्र कहा है। महेंद्रपाल के 2 पुत्र थे, भोज द्वितीय और महिपाल प्रथम। महेंद्रपाल की मृत्यु के बाद गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य में संभवतः उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा गया, जिसमें भोज द्वितीय सफल रहा और इसने 910 ईस्वी से 913 ईस्वी तक शासन किया। 913 ईस्वी के बाद महिपाल प्रथम गद्दी पर बैठा और सिंहासन पर बैठते ही उसे राष्ट्रकूट नरेश इंद्र तृतीय के आक्रमण का सामना करना पड़ा। राष्ट्रकूटों ने उज्जैन पर अधिकार करने के बाद कन्नौज पर आक्रमण करके उसे भी ध्वस्त कर दिया, अस्त कर दिया। महिपाल परास्त होकर कन्नौज से भाग गया। राष्ट्रकूटों की वापसी के साथ ही वह कन्नौज वापस लौटा और उसने अपने राज्य के सभी क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। राजशेखर महिपाल प्रथम के दरबार में भी रहा। राजशेखर ने महिपाल प्रथम को आर्यावर्त का महाराजाधिराज कहा और रघुकुल मुकुटमणि की संज्ञा दी। महिपाल के समय में ही अरब यात्री अल मसूदी ने भारत की यात्रा की थी। महिपाल प्रथम के बाद उसका पुत्र महेंद्रपाल द्वितीय गद्दी पर बैठा, जिसने 2 से 3 साल तक ही शासन किया और उसके बाद देवपाल शासक बना। दोनों ही शासक कमजोर निकले, इसलिए चंदेल नरेश यशोवर्मन ने गुर्जरों के कई क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। बाद के गुर्जर शासकों के समय में कन्नौज की शक्ति धीरे धीरे कमजोर होती चली गई। देवपाल के पोते राज्यपाल के समय में 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया और उसे और भी अधिक कमजोर बना दिया। 1036 में प्रतिहारों का अंतिम जो राजा था वो यशपाल था। 1039 ईस्वी के आसपास चंद्रदेव गहरवाल ने प्रतिहारों से कन्नौज छीनकर उनके स्वतंत्र जो राजनीतिक अस्तित्व था उसको समाप्त कर दिया और इसके बाद हमें प्रतिहारों का जो उल्लेख है वो गहरवालों, राठौड़ों और चौहानों के सामंतों के रूप में ही मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने पढ़ा राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। थैंक यू।